तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन सम बॉडी and when the body displaces in the direction of applied force then the work is said to be done। perfectly बताया, शाबाश बच्चे, है ना। तो वर्क क्या है भाई, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। मोनिका आप ट्राई करोगे, बताओ मोनिका। सर क्वेश्चन क्या पूछा आपने? व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होगा? सर वर्क यही होता है कि मतलब अगर हमने किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करी और वो उस अप्लाइड फोर्स की तरफ मूव करेगी या डिस्प्लेस करेगी बॉडी, तो वर्क डन बोला जाएगा। राइट राइट राइट, शाबाश, ठीक है। कोई आम बोलचाल की भाषा में बताएगा, हर्षदा अक्षरा में से कौन बताएगा कि आम तौर पे वर्क क्या बोलते हैं? वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? काम करना, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ, अब आम बोलचाल की भाषा में वर्क क्या होगा? मैंने आपको कोई वर्क दिया, आपने वो काम किया बाय अप्लाइंग सम एनर्जी और वो काम हो गया, राइट? यस सर। तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वर्क के रियल लाइफ में? मैंने बोला कि यार ये टेबल थोड़ा खिसका दो, है ना, या फिर इस चेयर को उठा के कहीं दूसरी जगह, है ना। तो ऐसे काम होंगे, जैसे मान लो आपको बोला कि यार ये फोन है, आपके टेबल पे फोन है, फोन को उठा के दूसरी जगह रख दो। तो आपने क्या किया, फोन को पकड़ा, कुछ फोर्स लगाया फोन पे और उसको डिस्प्लेस कर दिया, राइट। आम बोलचाल की भाषा में भी काम वही होता है जो फिजिक्स की बोलचाल की भाषा में होता है, क्या कि व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स and the object is displaced in the direction of applied force then the work is said to be done। तमनप्रीत ने बताया था, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पे कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस डायग्राम पे, पहले वाले डायग्राम पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको ग्रे कलर की बॉडी दिख रही है दैट इज सम आर्बिट्रेरली शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं और इसका मास बोल दिया m है, ठीक है। अब कोई मास होगा, उसको डिस्प्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, लगाना पड़ेगा ना। यस। अब देखो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है s एंड फोर्स वेक्टर f। अब बताओ कि अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे बच्चे, एक Yes, तो sir. होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, यस सर। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? एफ साइन एफ cos थीटा। cos थीटा, साइन थीटा सर। साइन थीटा। थीटा होगा। F या cos 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 थीटा। याद करो, जो मैंने आपको बताया वो उसी चीज को याद करके बताओ कि एफ cos थीटा होगा कि एफ साइन थीटा होगा। सर cos थीटा। तो cos थीटा। cos थीटा होगा। अच्छा, क्या बताया था? जिधर एंगल का, साइन थीटा सर। जिधर साइन जिस थीटा। तरफ- थीटा होगा। साइन थीटा हाँ होगा। हाँ हाँ, रुको रुको, जिस तरफ थीटा का मुंह खुला हुआ होगा उसका वो कंपोनेंट कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसके फॉर्मूले में आता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा के में क्या आता है? बेस अपॉन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जिधर हाइपोटेन्यूज। थीटा का मुंह खुला होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चे? एफ साइन साइन थीटा, थीटा। साइन साइन थीटा। ठीक है। और जिधर बेस होगा उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ cos थीटा। एफ ऑफ cos थीटा। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos थीटा। यस। तो यस सर। तो अब मुझे बताओ कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा कंपोनेंट है? एफ cos थीटा। एफ cos थीटा, ठीक है। तो अब वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट होगा? एफ साइन थीटा की एफ cos थीटा? एफ cos थीटा। एफ ऑफ cos थीटा। एफ cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो ये मास m था बच्चों, ध्यान से सुनो, ये मास m था, इस पर कुछ फोर्स लगाया जो कि हमारा कौन सा है? एफ का cos थीटा कंपोनेंट, और इस एफ cos थीटा कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट मिला क्या? s, ठीक है। तो वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल एफ cos थीटा है कि एफ साइन थीटा? एफ cos थीटा। तो इसीलिए देखो वर्क का फॉर्मूला देखो, अब क्या है? एफ एस cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए बोल दिया वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। तो क्या मिला? एफ एस cos थीटा, ठीक है। अब दो तरीके के, दो देखो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अरे दिख रहा है ना, दोनों के सर पे तीर का निशान है, इसका मतलब क्या? बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटी।
दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आप क्या लिखते हो, जैसे टाउ लिखते हैं हम, वी राइट टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चे, आर क्रॉस एफ, राइट। तो अब इस इक्वेशन में देखें तो आर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना भाई, डिस्पोजिशन वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन वी क्रॉस प्रोडक्ट आर विद फोर्स तो क्या मिलता है, टाउ, टाउ इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये एग्जांपल है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो यहां पर भी इनपुट जो था फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट फाइनली जो आपको रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला बच्चे, वेक्टर की स्केलर। वर्क इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वर्क क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। तो स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्या होता है बच्चों, जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो, है ना। नहीं होता। हाँ, तो केवल केवल क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसीलिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, है ना। क्यों क्यों क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट का आप जब देखोगे फॉर्मूला मैथ्स में तो क्या आएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना। कॉस आएगा इधर, एफ एस, अरे क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा ऊपर वाले को छोटा एस बना देते हैं ना, स्मॉल एस। तो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, आर एफ साइन थीटा। अरे समझदार हो यार तुम लोग सारे, है ना, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। भाई किसके बीच में एंगल है, किसके बीच में एंगल है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के। या तो इसको दो तरीके से देख सकते हो, इधर तो देखो कि ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, उनके बीच में एंगल आ गया थीटा। इधर तो ऐसे देख लो कि मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया और cos थीटा लगा दिया, या फिर फोर्स का ही cos थीटा कंपोनेंट लिया और उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया डिस्प्लेसमेंट से। तो दोनों ही बातें सही है, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और पूछूंगा, एफ साइन थीटा की वजह से कोई वर्क डन होगा क्या, क्यों नहीं हुआ बच्चों, होगा। फोर्स की एफ साइन थीटा की वजह से वर्क डन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज एफ साइन थीटा की वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो यहां से एक यहां से रिजल्ट निकलता है क्या, कि अगर फोर्स लग भी रहा है और उसके बावजूद भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, वर्क डन इज जीरो। उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट, ओके। अच्छा, फोर्स की डेफिनेशन याद करो, जब हमने फोर्स पढ़ा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, क्या था, इट इज अ पुश और पुल विच आइदर tries to change the state of motion or it actually changes the state of motion। दोनों ही केस हो सकते हैं ना, जैसे ट्रेन का एग्जांपल बताया था, ट्रेन पे आप फोर्स तो लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट हुआ था, नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द स्टूडेंट इज जीरो। स्टूडेंट ने वर्क डन किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि फोर्स तो उसने लगाया बट द फोर्स अप्लाइड इज टेंडिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बट इट इज नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन एक्चुअली, है ना। तो एक्चुअल में वो मोशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी नॉन जीरो होना जरूरी है और फोर्स का भी नॉन जीरो होना जरूरी है फॉर द वर्क टू बी नॉन जीरो, ठीक है बच्चे। अब देखो यार, देखो आपको दिख रहा है कि वर्क डन है, राइट। अब इसमें फोर्स को अगर जीरो कर दिया जाए तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बिकम्स जीरो, दैट मींस वर्क डन इज जीरो, ओके। simultaneously if displacement is no zero, force is non zero, you are applying force but as a result displacement is zero, then work क्या होगा, work is zero। इतनी बात जिन जिन बच्चों को समझ आई दिल भेजो जिनको ये बातें समझ आ गई, है ना। अगर डाउट है इस चीज में तो अनम्यूट करो और पूछो।
अगर अब तक जो चीजें हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन देम तो अनम्यूट करके पूछ लो बच्चे, जो चीज अब तक बताई इसमें। ठीक है, क्लियर है अपने को। अब क्या करना है, नोट्स जहां बना रहे हो वहां वर्क का फॉर्मूला लिख लो। ये एक डायग्राम बना लो, डायग्राम में कुछ नहीं करना, डायग्राम में जस्ट ऐसे ड्रॉ करो कि एक डायरेक्शन आ गया एस का, उससे किसी थीटा एंगल पे फोर्स एफ आ गया, ये थीटा ड्रॉ कर दो और ये वाला फॉर्मूला लिख दो, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया। यस अब देखो, अगर आपको समझ आ गया, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे। केसेस, स्पेशल केसेस क्या होंगे, जहां पे थीटा की अलग अलग वैल्यूज के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, राइट। तो फर्स्ट केस इज व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री अगर होगा तो कोस ऑफ थीटा वेयर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा बच्चों, देखो अगर कोस थीटा को हम प्लॉट करें तो यहाँ पे थीटा आ गया एक्स एक्सिस पे और कोस थीटा आ गया वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो कैसे होता है, कोस जीरो कितना होता है बच्चों, कोस जीरो 1। तो इसको मैंने बोला कि दिस इज 1। उसके बाद कोस ऐसे डिक्रीज करेगा, फिर 0 पे आएगा, Yes, फिर sir. वापस जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फॉर 90 डिग्री, अब 90 डिग्री कितना होगा बच्चे, इससे पहले वाला, दिस इज π/2, ठीक है। अब इससे पहले वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी ना भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर था, तो इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं मैं। इस वाले पार्ट में कोस थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क डन इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने जो फर्स्ट डायग्राम देखा था, ये फोर्स जो दिख रहा है आपको, अगर इसका एक कंपोनेंट निकाला जाए जो कि cos थीटा कंपोनेंट होगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो नॉन जीरो वर्क हो गया ना भाई, फोर्स भी नॉन जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो, दैट मींस वर्क डन इज पॉजिटिव। केस 1 समझ आ गया। अब केस 2 बताओ, चलो 2 बाद में देखेंगे, केस 3 देखते हैं। केस 3 इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया तो बताओ क्या आएगा वर्क डन, 0। पहला समझने का तरीका तो ये कि सर कोस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है तो इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये वही केस है बच्चों, देखो ये वाला, क्या एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री पे है? यस तो आपने सर। क्या बोला कि एफ साइन थीटा की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई बोला जाए कि इधर भी देखा जाए तो इफ द थीटा इज 90 डिग्री विद द फोर्स, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस देखते हैं, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। तो अब देखो, नेगेटिव अब नेगेटिव वर्क होगा। देखो अब अगर बच्चों इसका ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस थीटा। तो अब बताओ मुझे कि वर्क किसकी वजह से होगा, साइन थीटा की वजह से कि कोस थीटा की वजह से? अब मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट टू ईच अदर है? अब फोकस करते हैं इस ब्लॉक पे जो मास m का हम ले रहे हैं। अगर ये किसी वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या उसकी स्पीड कम होगी कि बढ़ेगी बच्चों? कम होगी ना। नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स का मतलब क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को याद करो। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, क्या मास नेगेटिव हो सकता है इधर? नो सर। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं फोर्स को नेगेटिव कर दे रहा हूं बच्चों, तो किसको नेगेटिव होना पड़ेगा? और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी?
सर डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी। तो ये जो थर्ड केस है जहां पर फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो दैट फोर्स विल बी रिटार्डिंग। यस, Yes, sir. ठीक है। तो वो फोर्स क्या करेगा? रिटार्डिंग करेगा। और वैसे भी हमें पता है कि अगर जहां पे 180 डिग्री को प्लॉट किया जाए तो 180 इधर आएगा, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो दिस इज पाई, पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री, राइट बच्चों? 180 degree. तो 180 डिग्री 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये वाला पार्ट आ गया। इधर कोस थीटा की वैल्यू क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव है। तो इसी से हमें मिलता है, बहुत सारे तरीके से दे लिया कि एंगल को देखा तो भी नेगेटिव आ रहा है जी, और डायरेक्शन को देखा तो भी नेगेटिव आ रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को देखा जो एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी आई कैप डायरेक्शन में, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो इससे अपोजिट एक्ट कर रहा है यानी एफ साइन थीटा इज एक्टिंग इन माइनस आई कैप डायरेक्शन, दैट मींस दिस फोर्स इज रिटार्डिंग इन नेचर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब तीनों केस समझ आए? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें वर्क समझ आ गया। वर्क का मतलब है कि फोर्स लगाया और उस फोर्स के फलस्वरूप हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिला, और उस डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो दैट मींस द पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का तो द नेगेटिव फोर्स इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो फोर्स विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। सर जीरो। Zero. है ना? फोर्स का और Zero. फोर्स और Zero, sir. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो होगा, है ना? सर नॉन जीरो होगा कि जीरो होगा? Zero. जीरो 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 होगा, ठीक है। चलो अब समझ आ गया हमें, तीनों केस समझ आ गए, ठीक है। केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मिल जाएंगे, वैसे आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अब तक अब हाँ जी, सर रिटार्डिंग का हिंदी मीनिंग क्या है? रिटार्डिंग का मतलब है कि वेलोसिटी घटते हुए क्रम में, है ना। एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं है बच्चों, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का, डी एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब कि समय के साथ वेलोसिटी कम होती जाए, गति कम होगी सर। गति 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 समय के साथ घटती चली जाए, तो क्या बोलेंगे उसको? बताओ बच्चों, बताओ हिंदी मीनिंग क्या होता है रिटार्डेशन का? जिसको पता है अनम्यूट करके बताओ। व्हाट इज रिटार्डेशन कॉल्ड एज इन हिंदी? चलो रुको, सीरी से पूछ लेते हैं। व्हाट इज रिटार्डेशन कॉल्ड इन हिंदी? ये लो अंग्रेज नहीं कर रही है, बाधा, है ना। देखो अंग्रेज है ये। अगर गूगल से पूछ रहे होते तो अब तक गूगल 4 बार बता चुका होता, है ना, कि रिटार्डेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। ये अंग्रेज है भाई, क्या करें इसका। चलो ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया जी। अब देखो, अगर फोर्स आपको दिया जाए रिजोल्व फॉर्म में, अभी तक हम देखो बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एज ए वेक्टर क्वांटिटी ले रहे थे। यहाँ फोर्स एफ से रिप्रेजेंटेड था और डिस्प्लेसमेंट एस से। बट अब मूविंग फॉरवर्ड अगर फोर्स आपको रिजोल्व फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे कि कंपोनेंट वाइज स्प्लिट दे दिया जाए फोर्स का, कि एफ एक्स इन आई कैप डायरेक्शन, एफ वाई इन जे कैप एंड एफ जेड इन के कैप डायरेक्शन, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप एंड एस जेड इन के कैप डायरेक्शन। तो उस केस में हाउ टू परफॉर्म अ डॉट प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे एक बार देखो इसको। रिटार्डेशन को हिंदी में बाधा बोलते हैं ना, बाधा या मंदन, मंदन बोलते हैं ना, मंदन। हाँ ठीक है बच्चों। अब देखो, F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई इन जे कैप, एफ जेड इन के कैप, और S का भी तीनों कंपोनेंट का स्प्लिट दे दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू परफॉर्म दिस F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट S। तो क्या करेंगे बच्चों, टू परफॉर्म दिस डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, X कंपोनेंट लेंगे फोर्स का और X कंपोनेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम y कंपोनेंट लेंगे फोर्स का और y कंपोनेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और z कंपोनेंट फोर्स का एंड z कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब प्रोडक्ट करोगे सिंपल प्रोडक्ट और उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर लोगे तो फाइनल क्वांटिटी एल्जेब्रिक आएगी, और इसी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं एंड हेंस वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब हमें समझ आ गया
अब थोड़ा इनके एसआई यूनिट पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, किसको पता है? जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जूल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसको जूल्स इज द एसआई यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर जे से, ठीक है। अब देखो वापिस आते हैं, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। तो फोर्स का वर्क का एक दूसरा यूनिट भी निकल कर आता है, न्यूटन मीटर, है ना। और न्यूटन मीटर ही क्या है? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। तो इसको भी लिख लो कहीं, 1 न्यूटन मीटर Yes, इज sir. इक्वल टू 1 जूल, लिख लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लगे हाथ डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लें वर्क का। Yes, sir. T minus चलो, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला में निकालना है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो Yes, फोर्स sir. का बताओ, फोर्स इज इक्वल टू mlt-2। क्यों बच्चे? क्योंकि सेकेंड लॉ से पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का होता है m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? lt-2। तो फोर्स का आ गया mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? l की m, l। तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या आएगा? ml-t-2, ठीक है, ml-t-2। तो हमें समझ आ गया, ये भी आ गया जी, वो भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। तो लिख लो ये भी कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-t-2। आज बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, है ना, क्लास अच्छी जा रही है डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो एनर्जी ऑन माय साइड। शाबाश, ठीक है, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, है ना, तुम्हारे पढ़ाने का मन करता है फिर इसी वजह से, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं हम कि दिल भेज दूं मैं भी, बच्चे दिल भेज रहे हैं, मैं भी दिल भेज रहा, बड़े दिन हो गए दिल भेजे, अच्छा लग रहा है आज, है ना। तो सुनो, अब बच्चों फोकस करते हैं, वापिस आ जाओ, एक चीज बताऊंगा फिर एक्सरसाइज करेंगे हम, है ना। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। तो बच्चों देखो, हमने देखा सिंगल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, हमने देख लिया। नाउ वी विल बी सीइंग कि अगर ये जो हम मास m का जो ब्लॉक ले रहे थे, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग जाएं, मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग, F1 लग रहा है, फिर किसी और डायरेक्शन में F2 लग रहा है, थर्ड डायरेक्शन में F3, फोर्थ में Fn, ऐसे करके बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। तो ये मास m का जो टुकड़ा है, इस पर मल्टीपल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। लेट्स सी क्या कर रहे हैं बच्चों। W1 इज द वर्क डन बाय F1। तो क्या करेंगे, F1 इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक। फिर F2 इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक क्या मिलेगा? W2 दे देगा। F3 इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक क्या दे देगा? W3 दे देगा। तो ऐसे हम अलग अलग फोर्सेस को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमें क्या मिल जाएगा? नेट वर्क डन मिल जाएगा। नेट वर्क डन बाय ऑल दीज 3, 4, 5 जितने भी फोर्सेस है उनके द्वारा किया गया नेटवर्क हमें ऐसे मिल जाएगा। एक और दूसरा तरीका हो सकता था कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, जैसे हम लोग NLM में कर रहे थे कि कैन वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट या फिर F net, यस वी कैन फाइंड आउट द F net। इन सभी फोर्सेस को ऐड कर दो और एक डायरेक्शन में कोई एक फोर्स आएगा इन सब के द्वारा, उसको बोल दे मान लो F net, ये F net, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लो इसकी वजह से कहीं किसी और, जैसे मोमेंटम भी हो अगर इसके पास, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब F net के साथ अगर एक ही एंगल की बात करें, थीटा एंगल बना रहा होगा, तो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली अप्लाई कि W net विल बी इक्वल्स टू F net S एंड cos ऑफ थीटा। अब ये cos थीटा क्या होगा? दिस थीटा इज विद द F net, है ना, एंगल विद F net। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स F net का मतलब यही होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, ठीक है। अब सुनो, हाँ जी, अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो क्या करते? तो फिर हम इंडिविजुअल फोर्सेस का, मान लो डिस्प्लेसमेंट इज इन द आई कैप डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर बहुत सारे एंगल बनते। F1 कुछ एंगल बनाता θ1, F2 कुछ एंगल बनाएगा θ2, F3 कुछ एंगल बनाएगा θ3,
FN कुछ एंगल आया थीटा, तो इंडिविजुअली हम फॉर्मूला लगाएंगे देन ऐड कर देंगे, राइट। तो फिर हम इसको ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो ये समझ आता है, दिस इज नथिंग बट बेसिक एल्जेब्रिक कैलकुलेशन। जब बहुत सारे अलग अलग कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, क्या फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। F1 दे दिया तो F1 इज कांस्टेंट वैल्यू एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना। तो ये कांस्टेंट फोर्सेस की बात हो गई। क्या ये फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है बच्चों? हो सकता है। अगर ये फोर्स वेरिएबल होगा तो फिर क्या करेंगे? कैन वी यूज द फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्या? Fs cos थीटा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये फोर्स वेरिएबल होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे वर्क के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे फोर्स के एलिमेंट लेने पड़ेंगे और उन एलिमेंटल इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर अब हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ टाइम फॉर एक्सरसाइज। सब लोग स्क्रीन से आंखें हटा लो, आंखें बंद कर लो, ठीक है। जो बच्चे कैमरा पे आना चाहते हैं कैमरा पे आ जाओ, सो दैट आई कैन सी कि आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आ जाओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। कर लो ऑन बच्चे, कभी कभी तो कर सकते हो 2-4 मिनट के लिए। देखते हैं कौन आएगा कैमरे पे, फिर हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लास में शर्माना जरूरी है क्या? बताओ बताओ। नो सर। नहीं। आप स्कूल में जाते हो क्या शर्माते हो? वहां पे नहीं शर्माते ना। नो सर। तो फिर अभी क्यों शर्मा रहे हो? अनम्यूट वो करो। जिसके बाद दिक्कतें हैं वो मत करो, बट जो बच्चे आ सकते, देखते कितने अच्छे बच्चे हैं जो कैमरा ऑन करके करो सब लोग। जिन जो जो कर सकते हो जेनवनली वो कर लो, है ना। तो 1 मिनट एक्सरसाइज करेंगे फिर टर्न ऑफ कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कौन आएगा सबसे पहले? नाम लूं मैं? तमनप्रीत, अपूर्वा, जानवी, काजल, हर्षदा, मोनिका, धर्मेंद्र, है ना, ये तो मुझे दिख रहे हैं। अभी भावना। धर्मेंद्र नहीं सर, रानी नाम है। ओके रानी, देखो जानवी ने ऑन कर लिया, शाबाश। इरफान, ठीक है। करो मोहित, कर लो बच्चे, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब आंखें बंद कर लो और शाबाश, आंखें बंद कर लो और वी विल डू 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर नेक को स्ट्रेच करेंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे। चलो, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 more times. Deep breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. सो मत जाना सब लोग कभी डीप ब्रीदिंग में सो ही जाओ, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे, है ना, भूत बन जाएंगे सब लोग। बन जाओ क्लॉकवाइज 5 पर, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज 5 पर, ठीक है। हो गया जी एक्सरसाइज? यस सर। यस सर। गोला घूमता हुआ नजर आ रहा है? घूम गया ना गोला, यस सर। है ना। यस सर। अभी 5-5 बार करा है, अगर इसको 50-50 बार कर लेंगे तो फिर गोला अच्छे से घूम जाएगा ना, रेवोल्यूशन रोटेशन सब समझ आने लगेगा एकदम से। तो ठीक है, चलो। अब हमने देख लिया कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो ड्यू टू दिस कांस्टेंट फोर्स देयर इज सम वर्क डन, ठीक है। अब फोर्स को कर देते हैं वेरिएबल, फोर्स इज ए वेरिइंग क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स को करेंगे हम लोग वेरिएबल, ये रहा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ये वाला, ठीक है। पहले इसको पढ़ाएंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी डिस्कशन हो गया कि फोर्स वेरिएबल है तो क्या करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले फोकस करते हैं इस प्लॉट पे। एक्स एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और वाई एक्सिस पे क्या है? फोर्स। अब देखो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या एक्स के साथ वेरी कर रहा है? डेटा पॉइंट्स देखो, ये प्लॉट पे डेटा पॉइंट्स, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में भागते जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू घटती है और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है बेसिकली। यस यस सर। भाई, एक्स आई पे ये वैल्यू थी मेरी फोर्स की, फिर आगे बढ़ा तो और बढ़ गया फोर्स, फिर आगे बढ़ा तो फोर्स और बढ़ गया। तो ऐसे फोर्स क्या है? फोर्स इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इन दिस केस फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। यस यस सर। यस सर। अब
अब वेरिएबल क्वांटिटी के लिए तो हमें फॉर्मूला आता नहीं, क्या हम एफ एस कोस थीटा लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम वर्क को, टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंटल वर्क, और यही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया कि भैया ऐसा हुआ कि dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, और dx डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है ना, बहुत छोटा। तो मान लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ दिस में एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी फोर्स की, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, जिसको मैंने बोल दिया लेट f, ठीक है। एट dx डिस्प्लेसमेंट dx, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स रहेगा f के बराबर। तो अब हम ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले लेते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स ले लेंगे, और उन सभी स्ट्रिप्स पे कुछ ना कुछ वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एज्यूम करके हम वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। तो एलिमेंटल वर्क्स निकलेगा डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू, बहुत सारे निकलेंगे, उन सबको जोड़ दोगे तो वही कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंटल वर्क्स, और वही कहलाएगा नेट वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, वी विल डू, क्योंकि फोर्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है एंड दिस फोर्स इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम फोर्स का ही इंटीग्रेशन कर देते हैं dx के साथ। तो एफ dx किया, वही मुझे मिल गया क्या, एलिमेंटल वर्क, और उसी को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट दिस इनिशियल x, धीरे धीरे डिस्प्लेस होके चला गया फाइनल पोजीशन xf पे, और उसी ड्यूरेशन में फोर्स वेरिएबल था, तो फोर्स वेरिएबल था तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया dx से। तो एफ dx जो आया, f इंटू dx, वो क्या आया बच्चों, वो आया आपका एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका एरिया ही आया, इसका ब्रेड्थ जो है वो dx है, और इसकी हाइट क्या है बच्चों, f, अभी बताई थी ना, हाइट क्या है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, f इंटू dx, तो वही लिख दिया कि भाई ऐसा एक छोटे स्ट्रिप का एरिया ये है। और ऐसी ऐसी सभी छोटी स्ट्रिप्स को जोड़ूंगा x इनिशियल से x फाइनल तक ले जाते हुए, और उसी को क्या कह दिया कि सर x इनिशियल से x फाइनल तक इंटीग्रेशन कर दो। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स में टोटल एरिया को तोड़ लिया और उन सबके एरिया को जोड़ दिया, ठीक है। अब ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे देखो, जो जो ये शेप बन रही है एरिया की, क्या ये जो एरिया अंडर द कर्व है, क्या इसका कोई स्टैंडर्ड शेप है कि ऐसे आर्बिट्रेरी शेप है? आर्बिट्रेरी है ना, ये ट्राइंगल है ना ये रेक्टेंगल है ना ये ट्रेपीजियम है, कुछ भी तो नहीं है, तो हम इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको तोड़ लिया, उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करके और उन सबको जोड़ दिया, उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से दो चीजें निकल कर आएंगी। पहली चीज तो कि वेरिएबल फोर्स के लिए अगर हमें वर्क डन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल तक, और क्या, f इंटू dx, f dx, ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है, इसको लिख लो। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, लिखो इसको, वर्क डन बाय वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू f डॉट dx, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बताओ f इंटू dx जो किया हमने, उससे क्या मिला मुझे, वर्क डन मिला, यस है ना। अरे इस एरिया से मुझे क्या मिला, इस एरिया से मुझे वर्क डन ही तो मिला है। तो क्या ये बात बोल सकता हूं कि f फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, वर्क डन। तो अभी आपको एक बार और भी बताया था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बच्चे, ये कर्व है, इसके अंदर जो एरिया है, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस रेड कलर के बीच बीच वाला एरिया है, वो वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब भी एरिया अंडर द कर्व की बात आती है तो वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स है और हॉरिजॉन्टल पे डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, और वही एरिया अंडर द कर्व उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वर्क डन को। यहाँ से दो चीजें मिल गई मुझे, एक तो फॉर्मूला फॉर वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एंड एरिया अंडर द कर्व ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क डन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट वाइज दे रखे हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कंपोनेंट वाइज दे रखे हो, तो क्या करेंगे बच्चे, इंडिविजुअल कंपोनेंट को जैसे पहले मल्टीप्लाई किया था कि f का x कंपोनेंट
डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, तो fx इंटीग्रेटेड विद dx फ्रॉम xi टू xf, fy dy इंटीग्रेटेड फ्रॉम y इनिशियल टू y फाइनल, fz इंटू dz इंटीग्रेटेड फ्रॉम z इनिशियल टू z फाइनल। तो ऐसे कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो ये क्या है फॉर्मूला, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल क्या है, ये रहा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो एक स्प्रिंग दिख रहा है आपको, यस सर। Yes. रियल लाइफ में स्प्रिंग देखा है, यस Yes. सर। कहाँ पे देखा, That is the class. पेन में निकलता है यार, पेन में तो निकलता है एक स्प्रिंग। Yes, sir. तो उस Yes, sir. उस स्प्रिंग के साथ दो काम कर सकते हैं हम, एक तो उसको ऐसे उंगलियों के बीच में दबा के कंप्रेस कर सकते हैं, उसको यस सर। या फिर ऐसे खींच सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही केसेस में लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगी, चेंज होगी। चेंज हो गया। चेंज होगी। तो देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम उस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, एलोंगेट कर रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं। तो पहला क्या किया, मैंने बोला कि यार x1 जो है ये इसकी नेचुरल लेंथ है L0, जो x1 है ना वो इसकी नेचुरल लेंथ L0 है। अब ये नेचुरली अगर उसको ना खींचा जाए ना दबाया जाए तो L0 लेंथ का स्प्रिंग है। अब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, यस। यस सर। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। तो मैंने कौन सा फोर्स लगाया, F, और स्प्रिंग ने एक रिएक्शन फोर्स दिया, उसका नाम क्या लिखा, स्प्रिंग फोर्स, Fs, स्प्रिंग फोर्स। तो इसमें ब्लू कलर का जो फोर्स दिख रहा है वो क्या है, रिएक्शन फोर्स है, और F जो है वो क्या है, जो मैंने फोर्स लगाया। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो लेंथ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, इंक्रीज। तो क्या बोला यार कि ये लेट दिस डेल्टा x बी द इंक्रीज इन लेंथ। ठीक, तो नेचुरल लेंथ से बढ़कर डेल्टा x और ऐड हो गई, और बढ़कर क्या हो गया, x2 हो गया। तो इनिशियली x1 था और ये x2 हो गया। तो x1 इज नथिंग बट L0 एंड x1 आर इक्वल, तो ये दोनों बराबर हैं ना, नेचुरल लेंथ था तो L0 लिख दिया मैंने, और ये x1 के बराबर ही है। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ इज x1 और x2 उसकी लेंथ बढ़ा दी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स। सर माइनस के एक्स, क्यों है बताओ। सर वो तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए उसकी माइनस में है, और k इज कांस्टेंट है और x इज डिस्प्लेस। x देखो, अब इस केस में x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है क्योंकि लेंथ बढ़ी है, यस। और स्प्रिंग कांस्टेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंटिंग हो गया क्योंकि एक रेस्टोरिंग फोर्स है ना। तो F स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का। अब बताओ कि ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फॉर्मूला आपके सामने है, बताओ लुकिंग एट द फॉर्मूला, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। सर वेरिएबल क्यों है वेरिएबल, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नो रिस्टोरिंग फोर्स। इसको थोड़ा और अच्छे से रुको, इस फॉर्मूला को और अच्छे से लिखता हूँ फिर बताना। स्प्रिंग फोर्स Fs इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस सर x क्या है, x क्या है बच्चों, एलोंगेशन। यस सर। तो जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ेगी। ठीक है, तो एलोंगेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेरिएबल हुआ ना भाई, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, और k तो कांस्टेंट है ही, है ना, k डज नॉट इम्पैक्ट द वैल्यू, बट x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। तो अब वेरिएबल फोर्स के द्वारा अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या मैं Fs cos थीटा यूज कर सकता हूँ, नो नहीं, सर।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो जो अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूला पे नजर डालो और वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ऑल्दो ये रेस्टोरिंग है तो हमने माइनस साइन हटा दिया। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। तो अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। किसका? स्प्रिंग फोर्स का विद डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो इसको इंटीग्रेट कर दो इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक। तो इनिशियल लेंथ आपकी नेचुरल लेंथ हो सकती है, कोई और भी लेंथ हो सकती है। इनिशियल लेंथ है x1 और x2 क्या है? फाइनल लेंथ। तो मैंने इसको इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेट करके मैं फाइनली पहुंच गया इस पे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन किया तो x²/2 आ जाता है, उसमें इनिशियल और फाइनल लिमिट डाल के हम यहाँ पहुंच गए। तो ये फॉर्मूला लिख लो स्प्रिंग फोर्स के लिए, नोट इट डाउन। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 1/2 k इंटू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, वो डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम आएगा, बट अभी आप इसको लिख लो फॉर्मूला को। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स WS इज इक्वल टू 1/2 इंटू k इंटू x1² माइनस x2²। लिख लो और गिव मी अ थम्स अप। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको चेक करेंगे कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सर ये हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं होता? हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर होता है, यस, लेकिन माइनस साइन था ना बच्चे, माइनस की वजह से लिमिट पलट गए। सर वो इंटीग्रेशन कैसे हुआ? इंटीग्रेशन कैसे हुआ? अरे रुको, आपने रिवाइज नहीं किया जो नोट शेयर किए थे, रुको। इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है बच्चों, बताओ? x²/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये तो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर इसी को इंटीग्रेशन को डेफिनेट टर्म्स में, यानी कि विद लिमिट x1 माइनस x1 से x2 करें, x dx करें, तो क्या आएगा बच्चों? x²/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा? x2² माइनस x1²/2। ठीक है, फॉर्मूला होता है बच्चे। वैसे अगर देखोगे तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है इसका, वही एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इंटीग्रेशन। अनामिका पूछो बच्चे। सर जो ये k है ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए कोई वैल्यू अवेलेबल है या फिर हमें क्वेश्चन ये में मिलेगी? हाँ, क्वेश्चन में मिलेगी बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रिंग टू स्प्रिंग, है ना। आपने देखा होगा दो तरीके की स्प्रिंग है, एक तो पेन में आता है, उसका क्या होगा? कम होगा वैल्यू। एक बाइक में भी तो लगा रहता है, शोकर में। यस तो क्या दोनों स्प्रिंग सेम है? नहीं। क्या बाइक वाले स्प्रिंग को ऐसे दबा पाओगे हाथ में? नहीं। No, sir. तो इसलिए स्प्रिंग अलग अलग स्प्रिंग पे डिपेंड करेगी के की वैल्यू। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्प्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, टेम्परेचर एक्सेट्रा, उन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है जी, तो फॉर्मूला लिख लिया आपने? यस सर। क्या एक क्वेश्चन कर दोगे मेरे लिए अब? यस सर। चलो जी, अब एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। दिस क्वेश्चन इज ये रहा, करो। ये क्वेश्चन है, पोल क्रिएट कर रहा हूँ, सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आई नीड एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड इन द पोल। ये पोल है ना, पोल में जब तक 42 रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और गलत या सही जो मर्जी करो, बट यू हैव टू आंसर इन द पोल। करो, आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 6:20 पे आपके पास वापस आता हूँ। इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क इट। हाँ जी गिरिजा, डाउट है बच्चे? नो सर, क्वेश्चन हो गया। अच्छा हो गया सर? शायद। हाँ तमनप्रीत। सर मैंने बोला इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद और 5 सेंटीमीटर किया यस द वर्क डन। यस, ठीक। इनिशियली 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर चुके थे, उसके बाद इस इनिशियल 5 सेंटीमीटर के स्ट्रेच के अनदर 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया। तो ये जो अनदर वाला 5 है ना, उसमें उसको करने में कितना वर्क डन हुआ वो पूछा है क्वेश्चन में। ओके सर। जो बच्चे कर रहे हैं करते रहो, जिनको समझ नहीं आ रहा हो एक बार क्वेश्चन सुनो। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, k इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻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 
10 की पावर 3 इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, तो उसको इनिशियली स्ट्रेच कर चुके हैं, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर इज, तो आपको वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर वो निकालना है। 5 तो ऑलरेडी हो गया था, वो उसका वर्क डन हमें नहीं मतलब कोई भी, बट फ्रॉम दिस इनिशियल स्ट्रेच ऑफ 5 सेंटीमीटर टू फाइनल स्ट्रेच ऑफ 10 सेंटीमीटर उसके बीच में आपको वैल्यू निकालनी है वर्क डन की। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है बट करो, सब लोग करो एंड गिव मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फॉर्मूला अभी लिखवाया था, देखो नोट्स में लिखा होगा फॉर्मूला। यूनिट्स एसआई यूज करेंगे बिकॉज फाइनल वर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट। नम्रता हो गया बच्चे आपका? केवल मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वो साइन कन्वेंशन नहीं देख रहे अभी, केवल मैग्नीट्यूड निकाल लो। अभी 19 स्टूडेंट्स ने वोट किया है, ठीक है, तो कितने बच गए? 42 माइनस 19 कितना हो गया बच्चा? 23। 23 स्टूडेंट्स अभी वोट करने बाकी हैं, सब लोग वोट करो, गलत सही जो भी आपका आंसर आ रहा है, देन वी विल सॉल्व इट। अभी 29 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। 13 मोर
करो भाई, सब लोग वोट करो। जिन्होंने नहीं किया, आप लोगों को आइडिया है कि नहीं किया है वोट? 30 स्टूडेंट्स हैव वोटेड। जिन्होंने कर लिया कमेंट बॉक्स में बोलो भाई सबको, वोट करो ताकि हम सॉल्यूशन कर सकें, है ना। ये मेरी तो बात सुन नहीं रहे सब लोग, क्या पता आपकी सुन रहे, आपके दोस्त हैं सब, है ना। वोट करो। देखो अक्षरा ने मैसेज डाला है, करो भाई सब लोग। 30 वोट्स आ गए अभी। देखो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड इन द क्लास। तो वोट फटाफट कर दोगे तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सबका फायदा यस सर। है ना। तो देखो कुछ लोग है ना ठहर गए हैं कि नहीं हमें नहीं आंसर करना, तो इन लोगों के लिए ऑप्शन ई इंक्लूड कर देते हैं कि अच्छा देखो, ऑप्शन 6 ऑप्शन होते हैं मेरे उसमें। जब वी आर सॉल्विंग दी एमसीक्यूज, तो 6 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी तो एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ई होता है कि मुझे समझ नहीं आया, और ऑप्शन क्या होता है, एफ होता है कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो ऑप्शन एफ वाले बच्चे भी होते हैं और जेन्युइनली होते हैं और खुल के बोलते हैं कि सर नहीं करेंगे, है ना। तो वो है, अगर वो कैटेगरी है तो दो अगले नेक्स्ट पोल में वो ई एंड एफ ऑप्शन भी ऐड कर दूंगा, तो वहां पे वोट कर देना कि सर मुझे जो है कुछ नहीं करना है ना, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस वोट। तो मैंने तो एसआई यूनिट में चेंज नहीं किया, फिर भी सेम ही आंसर आया। एसआई में नहीं किया आपका, एसआई में नहीं किया ना, तो उसकी वजह से वैल्यूज डेसिमल पॉइंट इधर उधर शिफ्ट होगा, है ना। यस। चलो, तो 20 बच्चों ने इसका आंसर सही किया। आउट ऑफ 30, 20 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली। शाबाश बच्चे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज डाल देंगे इसमें। वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। तो हमें 1/2 तो एज इट इज है। के का वैल्यू क्या दिया है, 5 × 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 हमारा है 0.05 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चे, माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो इसको करने पर हम जो सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, -18.75 न्यूटन मीटर। तो केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव साइन जब एनर्जी पढ़ा दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा कि ये साइन नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव कब आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर क्या आएगा फिर, ऑप्शन विद द राइट चॉइस इज बी। तो बच्चों अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। अब इसमें अगर समझ नहीं आया कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन तो एक बार देखो क्या है। स्प्रिंग था, इनिशियल लेंथ क्या दे रखी है, कुछ भी दे रखे हो, मान लो L0 है इनिशियल लेंथ, ठीक है। उसका पहले उसकी लेंथ बढ़ा दी 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, और इसके बाद फिर अनदर 5 करी। तो यहाँ जो ग्रीन वाला पार्ट है, इतना इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन, ये हमें निकालना है फॉर दिस ग्रीन वाला। तो इसके लिए इनिशियल लेंथ हो गया L0 + 5 और फाइनल हो गया L0 + 10। तो अगर L0 भी करोगे ना, यहाँ पे वैल्यूज L0 भी रखोगे, यहाँ +L0² आ जाएगा, इधर -L0², तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, अब ये समझ आ गया जी हमें। उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, ठीक। अब हम करते हैं आगे पढ़ाई। स्प्रिंग फोर्स समझ आया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, नहीं ये नहीं, ग्रेविटेशन, सॉरी, कहाँ थे यार हम, यहाँ थे, वेरिएबल फोर्स, Yes, sir. ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आ गया। एक चीज हमने छोड़ी थी, वो थी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, यस और नो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज No, Yes, sir, constant force. Constant force. सर कांस्टेंट फोर्स है। क्यों है कांस्टेंट फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लिखा जाए Fg = mg, नो सर। Yes. मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो Fg = mg × -j, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में, वर्टिकली नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंटिंग रह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है कि फिक्स्ड है? अगर हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, कांस्टेंट है। Fixed up. कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये भी एक Constant. तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आएगी कि वेरिएबल आएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो
तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? FS cos थीटा। यहाँ पे फोर्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देता हूँ h से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेरा h है भाई, वर्टिकली जो हाइट में डिफरेंस आएगा भाई। और कोस थीटा को, थीटा क्या होगा देखो यहाँ पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट था पॉइंट बी पे था इनिशियली, और उस पे डाउनवर्ड एक्टिंग क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया और नीचे आ गया पॉइंट ए पर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है बच्चे? In the direction of नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव ना, वर्टिकली डाउनवर्ड इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। और फोर्स भी किधर एक्ट कर रहा था? negative तो दो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 0 डिग्री। एंगल बिटवीन द फोर्स, क्योंकि दोनों ही डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, तो दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 एंड cos ऑफ 0 इज 1। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो वैल्यूज रखें तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू रखें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज -mg क्योंकि डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, और डिस्प्लेसमेंट -h बिकॉज डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, और 1 तो 1 ही आ गया ऐसे। तो क्या आएगा हमारा वर्क डन? क्या आएगा? mgh। So this is work done by gravitational force, right? So work done by gravitational force is equal to mgh। ठीक है, लिख लो ये फॉर्मूला। दो चीजें हैं, अगर a से b जाएगा तो -mgh, और b to a आएगा तो +mgh। हो गया? Yes sir. No sir. yes sir नहीं लिख लो तो। यस सर हो गया। कोई क्लास को टाइम से पहले नहीं छोड़ के जाएगा, बता रहा हूं मैं। नहीं तो फिर तुम कल बताओगे नहीं, आंसर नहीं दोगे, फिर फायदा क्या होगा? अगर पढ़ना है तो क्या करना है? पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। सही बात है ना? यस सर। जो बच्चा, देखो इसका एक दिक्कत होती है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जो बच्चा क्लास को बीच में छोड़ देता है उसको पता है एग्जाम में क्या दिखता है? क्या दिखता है एग्जाम में? भूत। भूत दिखता है क्या एग्जाम हॉल में उसको? नहीं, उसको दिखता है धुआं। धुआं धुआं दिखेगा। ओह, फोर्स इज इक्वल टू mgh, फोर्स इक्वल टू mh, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब फॉर्मूले याद आएंगे, फिर वो गलत सलत फॉर्मूले लगा के फिर गलत सलत आंसर करके आएगा, और अल्टीमेटली क्या नंबर आएंगे? नेगेटिव मार्किंग आएगी। तो अब हमें हमें क्लास अटेंड करनी है कि धुआं देखना है? ना, धुआं दिखेगा ना, तो धुएं में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। No sir. है ना, तो धुआं नहीं, No sir. धुएं से बचो यार। हो गया सर। हाँ हो गया ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सूडो फोर्स नाम की एक चीज होती है, इसको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसको प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे। सूडो फोर्स, सूडो का मतलब क्या होता है बच्चे? झूठा। False. तो ऐसे नाम, ऐसा फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर इसका नाम क्यों आया? देखो अब समझो, ये एक बस है ना, इस बस में बिठा देते हैं रिहाना को। ठीक है, रिहाना को इस बस में बिठा देते हैं, रिहाना इस बस में खड़ी हुई है। अब ये बस रेस्ट पे थी इनिशियली, ठीक है बच्चे, एकदम से बस ने राइट साइड में स्टार्ट किया अपना मोशन, ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और चलाया, तो कोई फोर्स लगा, उसकी वजह से सम एक्सेलरेशन आया और ये एक्सेलरेट करने लगी राइट साइड में। तो रिहाना पर झटका किस साइड लगेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? Backward. तो रिहाना को एक बैकवर्ड फोर्स फील होगा जिसकी वजह से ये पीछे गिरने को हो जाएंगी। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है, जब सडन ब्रेकिंग होती है, अगर एकदम ब्रेक मारते हैं तो किधर जाते हैं, आगे की पीछे? पीछे. जबकि ब्रेक मारने पर फोर्स लगाया गया पिछले डायरेक्शन में, बैकवर्ड में, लेकिन आप गए आगे, है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया आपको ऐसा फोर्स फील होता है, पीछे गिरने वाला या आगे गिरने वाला, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, है ना। तो उस केस में जो फोर्स फील हुआ उसी को कहते हैं सूडो फोर्स। एक्चुअल में ये फोर्स लग नहीं रहा होता है, बट दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और वही फोर्स कहलाता है सूडो फोर्स। ठीक है, तो फील आपको आ गया है। प्रॉब्लम आएंगे तब बार बार देखेंगे कौन सा सूडो, कौन सा फेक, कौन सा रियल। सेंट्रीपिटल फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो बोलते हैं। सेंट्रीपिटल तो एक्चुअल फोर्स है जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जैसे सेंट्रीपिटल अगर फोर्स देखा जाए, जिक्र आ गया तो बात कर ही लेते हैं।
ये आया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट आपका एट सम रेडियस आर पे सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जी, ठीक है। इसकी कोई वेलोसिटी ऑन द सर्कुलर ट्रैक। अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होएगा जी, होगा। यस Yes, सर। sir. ऑलवेज टेंजेंट टू दिस सर्कल रहेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कराना है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंड फॉर Changing. वेलोसिटी टू बी चेंजिंग क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। Acceleration change होगा. एक एक्सेलरेशन होता है जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कराता है, उसको कहते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, AC, ठीक है। और ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स FC, ठीक है। दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस Yes, Yes, sir. yes. अब गलती से ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, ये पत्थर बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, बाहर जाएगा. बाहर. तो ये फोर्स को बाहर ले जा रहा है, वो उसका इनर्शिया है, ठीक है। बट उस इनर्शिया की कैलकुलेशन को करने के लिए हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स, एक्चुअल में तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन है ना। चलती हुई चीजें चलता रहना पसंद करेंगी जब तक कि उन पर बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। रुके हुए ऑब्जेक्ट हमेशा रुके ही रहना पसंद करेंगे जब तक कि उन पर कोई बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो ये इनर्शिया की वजह से आपको फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा, और उसी फोर्स को क्या कहेंगे, सूडो फोर्स, ठीक है बच्चे। चलो, स्प्रिंग फोर्स आ गया जी समझ, वेरिएबल आ गया जी समझ। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी आप सबने बताया क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व इज वर्क, ठीक है बच्चों। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एरिया है, यानी कि देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है सारा का सारा एरिया, तो क्या बोलेंगे, द वर्क इज पॉजिटिव। Positive work, sir. और अगर यही वर्क कुछ ऊपर आ जाए तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और कुछ जो नीचे रह गया वो Negative. नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वर्क का मतलब वही है, देखो जो थर्ड केस बताया था वर्क डन का, क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो एक्सिस में तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, इस प्लॉट को प्लॉट करने के लिए। और फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो इधर अगर वैल्यूज डालें तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएंगी ना, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं इधर जो भी आएंगी। Yes, तो sir. फोर्स की सारी नेगेटिव वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स नेगेटिव में, तो क्या हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन हो रहा है। रिटार्डिंग मोशन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वर्क कर रहे हो अब आप इस पे, और वो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट आ गया, A2 इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क क्या दिखेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के ऊपर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क दिखेगा, ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब मैं नेटवर्क निकालूं, नेट W नेट, तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव वाला पार्ट A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। तो क्या आएगा, A1 माइनस A2, तो नेट W नेट मिल जाएगा। यस Yes, sir. Yes, sir. ये सब आप कर लोगे, बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं, कर लोगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी की बातें कर लेते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग एक एनर्जी डिस्कस कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आज, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। हाफ एम Half mv square. सबने खून में मिला रखा है इस फॉर्मूले को, सबको रटा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, कान खोल लो अपने, एक एक चीज बताऊंगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। जो डेफिनेशन बोलूंगा उसमें एक एक वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो मास m का कोई ऑब्जेक्ट है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है ड्यू टू मोशन, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। समझ गए, मास होगा m, वेलोसिटी होगी v, हाफ mv स्क्वायर। तो वही था जो आपको पता था, बस उसको शब्द दे दिए मैंने, राइट। तो आपको पता था हाफ mv। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, क्या नाम है, क्या है, P equals to MV. Mass into velocity. mass into velocity. Linear momentum is a vector quantity and it is equal to mass into velocity. अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं काइनेटिक एनर्जी को
mv के टर्म्स में लिखने वाला हूँ, है ना, पोटेंशियल के, इसके लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। V मैं square. इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ m बाई एम से, ठीक है। तो कोई चेंज आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा, लिख देंगे जी 1/2m, नीचे वाले m को तो मल्टीप्लाई कर लिया और ऊपर लिख दिया m स्क्वायर And वी cube. स्क्वायर। Yes, sir. फिर इसी को सोल्व किया फर्दर तो 1/2m और एम वी का P square. होल स्क्वायर। तो इसी को Whole फिर square. एक्स्ट्रा लिख देंगे यार कि 1/2m इंटू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई 2m इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पी क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एन इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी में पी को फर्दर सोल्व करोगे तो पी कैन बी रिटन एज Root √2m। 2m. Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पे आप जहां भी नोट्स बना रहे हो वहां पे 3 फॉर्मूला लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, और जिनको ये याद नहीं है तो ये चौथा भी लिख लो, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, जिन बच्चों को नाम याद नहीं रहते वो नाम भी लिख लो साथ साथ में, जब एक बार लिख लोगे ना दोबारा उस पर जाओगे तो याद रहेगा। पी इज लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? समवेग बोलते हैं ना लीनियर मोमेंटम को, वेग या समवेग क्या बोलते हैं? वेग तो शायद वेलोसिटी होता है, समवेग बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम इज समवेग। लिख लिया सर जी? ये जो हाँ जी, मोमेंटम का फॉर्मूला आया हाँ। √2m3, सर ये हम्म। कैसे आया? अरे इसको सोल्व करो, 2 नंबर का जो फॉर्मूला है उसको सोल्व करो, क्या आएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के। अरे इसको सोल्व करो 2 नंबर वाले को, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m निकाला अभी। अब यस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, तो p इज इक्वल यस टू, सर। चलो लिख लिया। यस सर। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन दे देते हैं अब आपको एक, फिर करेंगे आगे की चर्चाएं। ये कर लिया आपने स्प्रिंग फोर्स का, ये करो। थोड़ा रोटेशनल का कंसेप्ट आएगा जो अभी समझाया है ना, पढ़ो अब इसको, क्वेश्चन को करो। ए बी सी डी, अब 6 ऑप्शन देंगे लेकिन वोट सब बचे करेंगे, ऑप्शन 6 मिलेंगे अब आपको। क्वेश्चन ए, अच्छा जब वोट करते तो मेरे पास नाम नहीं आते, तो खुले दिल से कर सकते हो वोट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस बार 6 ऑप्शन है लेकिन वोट सब बच्चे करेंगे। 39 स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, एवरीबडी शुड वोट। किसने वोट किया? सबसे पहला किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। गोपाल ने। किसने आंसर किया? अभी एक बच्चे ने आंसर किया है, किसने किया है बच्चे? नम्रता ने, शाबाश, आपका आंसर सही है बेटा, शाबाश। श्री राम जानकी। अरे कर लो क्वेश्चन, लास्ट में गाएंगे गाना आपके लिए, आज गा दूंगा मैं, तुमने अच्छे से किया है आज क्लास, है ना, आज बढ़िया गाना सुनाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी क्वेश्चन कर लो। 7 वोट्स मिले हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट करेक्टली। 6 बच्चों ने सही किया है, आउट ऑफ 7, आउट ऑफ 8 7 हैव आंसर्ड करेक्टली, शाबाश। ऐसे करते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। जो वोट नहीं कर रहे उनका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा यार, नहीं होगा।
ऑप्शन ई एंड एफ भी आंसर कर सकते हो, मैं नहीं, मुझे नहीं आता, या फिर मैं क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। वतन वतन मेरे आबाद रहे तुम, जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तुम। नहीं आ रही। चांदी नहीं आ रहा बच्चे? अच्छा, डाउट्स पूछ सकते हो अभी आप ना, अगर समझ नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट, क्या पता दूसरे बच्चे का वही डाउट हो, बोल ना पा रहे हैं, आजाद मुल्क में उनकी आवाजों को दबा दिया गया हो। अच्छा, हमारा मुल्क आजाद है ना तो एवरीबडी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें राइट टू स्पीच, तो वाई यू आर सो क्वाइट, बच्चों बोलो यार, है ना? तो अपना डाउट पूछने का अधिकार है आप लोगों को, यू हैव एवरी राइट टू आस्क योर क्वेश्चन। सर ये बाय एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होगा। सेकेंड रेवोल्यूशन यानी एक गोला घूमा फिर दूसरा गोला घूमा, तो टोटल तो डिस्टेंस कवर्ड इज 2 times द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका मतलब ये है। तो 2 into 2 pi r जो आएगा यस वो यस 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 एग्जैक्टली। अच्छा, पढ़ाते हैं, ठीक है? अब जो कर रहे हो करते रहो, जिनको समझ नहीं आया ध्यान से सुनो। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 grams मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। तो भैया जब क्वेश्चन समझ ना आए तो एक ही चीज बोली गई है, क्या करना है? चित्र ड्रॉ करना है। क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। अ पार्टिकल ऑफ 10 grams, ये पार्टिकल है, इसका मास है 10 grams, दिस इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना दिया रेडियस बच्चों? 6.4 मीटर 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर, राइट, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना? ठीक है। What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to this by the end of second revolution? ठीक है, तो भैया ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन at जो है वो कांस्टेंट है, और ये इधर वेलोसिटी का वेक्टर भी इधर ही पॉइंटिंग रहेगा। अब देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है? लीनियर मोशन की जो इक्वेशन है वो धड़ल्ले से लगाओ इसमें आराम से, सर्कुलर मोशन में। और क्या करना है? बाय द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन करेगा तो कितना चल जाएगा बच्चे? 2 pi r 2 pi r 1 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? 2 पाई आर, और 2 में 4 pi r 4 पाई आर, 4 4 पाई इंटू आर, ठीक है। अब 4 पाई आर डिस्टेंस कवर्ड है ना, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर, राइट? Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी Yes, u sir. इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी Zero. नहीं पता, एक्सेलरेशन at निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो क्या हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं बच्चों? yes Yes, sir. क्योंकि मास मुझे दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी इज 8 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स। तो ऐसा यूनिट में है तो मास भी एसआई में लेना पड़ेगा। 10 ग्राम्स को लिखोगे तो 10/1000 और इंटू v², तो v यहाँ से निकलेगा, v का वैल्यू क्या आएगा? 0.4 मीटर per second. 0.4 मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों, ठीक है, ये सही है। v² विल बी इक्वल टू 0.16 और v इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड। अब v का वैल्यू 0.4 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपको यानी डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या है? 4 पाई आर, तो वैल्यू रखो 4 पाई आर में, क्या रखोगे? 4 पाई इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका मीटर्स में वैल्यू आ जाएगी। इसको कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? अब देखो, ये होता है v² - u² इज इक्वल टू
2as, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटीज की बात हो रही है, तो सारा का सारा मामला टेंजेंशियल में रख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी मोशन, ठीक है। या फिर डिस्टेंस कवर्ड बेसिकली बोलेंगे ना इसको, अगर कोरिलेट करें तो डिस्टेंस आएगा टोटल। तो ये आ गया वैल्यू, ठीक है बच्चे। सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम ऐसे नहीं लेते पॉइंट ए पॉइंट टू बी, हम लेते हैं कितना घूम के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 पाई आर आता है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है वो 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी आपने काइनेटिक एनर्जी से निकाल ली, 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इंटू 4 पाई इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करो अब तुम, यहां से 80 निकाल लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉल्व करो और गिव मी द राइट आंसर। जिन बच्चों ने वोट नहीं किया वो वोट करो। अभी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, बताओ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, है ना। तो अच्छी बात क्या है कि 23 में से 16 बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो काफी अच्छा जा रहा है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिनका नहीं आया वो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, डाउट है तो भी डाउट पूछो। सर हाँ जी, सर इसकी जगह हम v इज इक्वल टू u प्लस 18 नहीं लगा सकते थे? सर टाइम तो दिया था ना। कहाँ दिया है टाइम बताओ। सर सेकंड रेवोल्यूशन, अच्छा सॉरी। वो तो डिस्टेंस दिया है बच्चे, टाइम नहीं दिया। करो सब लोग जिनको सॉल्व नहीं हो, सॉल्व करो फिर आंसर करो। वोट ए, वोट फॉर ऑप्शन नंबर ए। तो 24 वोट्स मिले। आ गया समझ? अभी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। ठीक है, पॉइंट 1 इज द राइट आंसर टू दिस। ये भी कर दो, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड अवर क्लास फॉर टुडे। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद होगा, तो एक बार सुनो पोटेंशियल एनर्जी सुन लो। इसमें एक कंसेप्ट जिसको नहीं आता होगा दे विल बी रिक्वायरिंग, ऑल्दो आप कर दोगे उसको, बट एक बार देख लो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बताओ बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय MG। बॉडी तो ये क्या होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी का सबसेट होता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्कूल में स्टार्ट किया होगा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यस है ना। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे होता है, जिस भी जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां भी फील्ड्स होते हैं, जहां भी पोटेंशियल्स होते हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन पढ़ा जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको बोला जाता है इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिकॉज स्प्रिंग का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेंडेड है, कंप्रेस्ड है, तो पार्टिकल्स कितने दूर हैं, कैसे है ना। तो दैट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर स्थिति को बदल दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बदल जाएगी, राइट बच्चों। अब उसका एक सबसेट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने बताया क्या होता है, mgh। और mgh भी डिपेंड करता है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे। कैसे बच्चों? ये देखो,
ग्राउंड से कितनी दूर है? डेटम होता है, डेटम को क्या बोलते हैं? ग्राउंड, या इसी को बोलते हैं, और h इज इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को ही ग्राउंड बोलते हैं, उसी को डेटम बोलते हैं। डेटम से कितना दूर मेरा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। मान लो h ऊंचाई पर ये ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो इस ऑब्जेक्ट की जब ये हाइट h पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg h। ये फॉर्मूला आप सबको आता है, पोटेंशियल एनर्जी of an object placed at an height of h from the ground is equal to mgh। yes बच्चों? Yes, sir. तो अब एक फटाफट फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये लिख लो और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फिर एक गाना सुनाऊंगा। अभी कोई देखो कुछ बच्चे ना इतने धूर्त किस्म के हो गए हैं कि बोलने के बाद भी छोड़ जाते हैं क्लास को, है ना। फीवर 41, अभी देखो 37 हो गए, तो चार बच्चे क्या किया, पतली गली से निकल गए, है ना। तो पतली गली से निकलने वाले ना एग्जाम में धुआं दिखेगा, फिर याद करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अभी ऐसा थोड़ी है कि यार हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप तो खैर पहली बार पढ़ रहे हो, तो पेपर थोड़ी पहली बार हो रहा है, पेपर तो हर बार होता है। जो बच्चा मेहनत करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो पतली गली से निकलता है उसको धुआं दिखता है। तो देखो हंस रहे हो, अरे हंसो मत यार, किसी की स्थिति पर हंसना नहीं चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या पता नींद आ रही हो उनको, हाँ, क्या पता उनका फोन बंद हो गया हो, क्या पता इंटरनेट चला गया हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। तो हंसेंगे नहीं हम लोग, हम क्या करेंगे, लास्ट में एंजॉय करेंगे, गाना गाएंगे, ठीक है। गाना गाएंगे, दिल तोड़ के ना जा, मुंह मोड़ के ना जा, है ना, पढ़ के जा। चलो ये गाना ये सुनो। A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meters with an initial velocity v0. It collides with the ground and loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is. अभी ऐसा करेंगे, पतली गली में ना किसी को बैठा देंगे, तो पतली गली से जो निकलेगा उसका नाम नोट कर ले, ये कौन था जो निकल गया, है ना। ऐसा करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा मैं, ताकि वो जैसे ड्रॉप करे पता चल जाए, अच्छा निकल गया। सर पतली क्वेश्चन समझ में नहीं आया। समझाएंगे। तो एक बॉल थी, उसको थ्रो किया गया वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लो पहले। ग्राउंड है बच्चों नीचे, ठीक है, ये हमने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया। इस ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे बात हो रही है बच्चों? 20 मीटर। तो ये है 20 मीटर की ऊंचाई। इस 20 मीटर ऊंचाई पे क्या रखा है? बॉल। अब बॉल 20 मीटर की ऊंचाई से इस बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी v0। तो क्या इसको फ्री फॉल कराया गया कि v0 वेलोसिटी से थ्रो किया गया डाउनवर्ड? थ्रो किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ना कि 0 है ना। अगर हम फ्री फॉल करते तो छोड़ देते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, बट यहाँ पे ऐसे नीचे फेंका गया है इसको, इट इज थ्रोन डाउनवर्ड डेलिबरेटली विद वेलोसिटी v0, राइट। अब ऐसा हो रहा है, राइट। अब बोल रहा है कि जब ये नीचे गिरेगी तो क्या करेगी, यहाँ टकराएगी ग्राउंड पर, बाउंस करेगी, ठीक है बच्चों। तो इधर आएगी और बाउंस करके क्या करेगी, ऊपर जाएगी कि नहीं? यस जाएगा सर। तो बाउंस करके ये ऊपर जाएगी और ऊपर उसी हाइट तक पहुंच पा रही है, ये सेम इनिशियल हाइट तक पहुंच पा रही है, 20 मीटर की ऊंचाई तक ये वापस पहुंच जा रही है, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर इस बॉल को ऐसे फ्री फॉल कराया जाता, ऐसे छोड़ दिया जाता, तो क्या ये वापस 20 मीटर पे पहुंच पाती? क्योंकि आपने भी देखा है कि बॉल को जो गिराया जाता है तो वो वापस हाथ पे नहीं पहुंचती ना, वी हैव टू डेलिबरेटली, अगर हम जैसे खेलते भी हैं तो हम ऐसे पुश करते हैं ना उसको, ताकि वो वापस आ जाए ऊपर, ठीक है। तो अगर इसको फ्री फॉल कराया जाता तो ये वापस सेम हाइट तक नहीं जा पाती। तो क्वेश्चन अब समझ आया कि इसको v0 वेलोसिटी से फेंका गया। तो v0 वेलोसिटी का मतलब है कि व्हेन दिस बॉल इज थ्रोन एट दिस पॉइंट, तो इसके पास नंबर 1 एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, नंबर 2 एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बच्चों। फिर ये नीचे टकराएगी तो उसने 50% ऑफ द एनर्जी को लूज कर दिया टकराने में, और फिर बची हुई एनर्जी इसको सफिशिएंट हाइट यानी 20 मीटर पे ले जाने में सक्षम है। जब ये ऊपर पहुंच गई यहाँ पर, जो फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना v फाइनल, वो 0 हो जाएगी, यानी कि इतनी हाइट पर पहुंच कर रुक गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू
मूव दिस बॉल फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट 20 मीटर, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बच्चों इसको मूव कराने में? mgh के बराबर। यस सर। ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है बच्चों? 0। 0 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। MGH ठीक है, तो mgh एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी इसको बाउंस के बाद वापस 20 मीटर पे ले जाने में। ठीक है, और वो एनर्जी कितनी है? इनिशियल एनर्जी का कितना है? 50% है, क्योंकि 50% तो लूज कर दी, बची हुई 50% किसके बराबर है? mgh के बराबर। समझ आया? यस सर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। वो लॉन्च कर रहे हैं इसके लिए भी। अब एक बच्चा और गया पतली गली से, अब देखो इनको कूटेंगे कल। जो पहले छोड़ के जाते हैं फिर ये सोचेंगे कि हमारी सिलेक्शन भी हो जाए। जो बच्चा पहले छोड़ के जाएगा ना, अब इसका एक तरीका निकालते हैं, उनको आते ही क्वेश्चन पूछेंगे अगली क्लास में कि बच्चों ये बताओ, हो गया आपका? तो भैया सवारी सामान की स्वयं जिम्मेदार है, अपना जो करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? सब देखो। सर वो चीज समझ नहीं आई जिसमें उसने 50% एनर्जी लूज की, उसको कैसे कैलकुलेट करना? रुको बताएंगे। चलो भाई, इसमें 3 कंडीशन ड्रॉ करते हैं। अभी बहुत कम बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने सही आंसर कर दिया है। जो कर रहे हो वो करते रहो, जिनको समझ आ गया, जिनको नहीं आया उनको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। देखो इसे 3 केसेस ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 1 पहला, नंबर 2 आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड, और नंबर 3 जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस पहुंच गई। तो अपन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 पे एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी MGH MGH हाँ बस kinetic यही तो गलती हो गई। mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी है। 2 पे एनर्जी कितनी है? 2 पे हाफ MG half MV square 2 पे एनर्जी है बच्चों। 2 पे है, 50% लूज कर दी इसने, 50% बाहर चलेगी, बची कितनी? 50%। 50% ऑफ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल क्या था? mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये हाफ MB इसका 50% बच गया, और ये एनर्जी सफिशिएंट है इसको पॉइंट नंबर 3 पर ले जाने में। ठीक है, तो 3 पे पहुंचता है तो कितनी एनर्जी होती है? MGH तो mgh, तो बताओ हाफ ऑफ mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर, यानी ये जो एनर्जी है यही किसके बराबर है? mgh के बराबर। भाई 50% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ टू रेज दिस बॉल फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h। ठीक है, तो क्या हम करेंगे? टू कैलकुलेट द वैल्यूज हम ऐसा नहीं कर देंगे बच्चों, 1/2 हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी is sufficient enough to take this ball from 0 height to h height। तो ये नहीं कर देंगे कि mgh is equal to half of mgh plus 1/2 mv स्क्वायर। करो इसमें सॉल्व करो वैल्यूज फॉर्मूला डाल के। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। अब भी अच्छी बात क्या है ना, 14 स्टूडेंट है आंसर्ड और 11 बच्चों का आंसर सही है, तो ये अच्छा है ना। इट्स गुड साइन दैट यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर इफ यू मेंटेन द सेम मोमेंटम थ्रू आउट द 12th क्लास ना, मार्क माई वर्ड्स, यू विल बी सिलेक्टेड इन द एग्जाम। ठीक है, मैं बोलता हूँ सच हो जाता है जनरली, मैं बोलता हूँ तो तुम ध्यान रखो, गलती से ये ना बोल दूं कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो देख लेना, है ना? तो कर लो। तो जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आया तो आप लोग इसको सॉल्व करना, रीड इट आउट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, है ना? नहीं, काली जुबान नहीं है मेरी जुबान अच्छी है, बट मैं बोल देता हूँ तो सक्सेस भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कल आपको पावर का कंसेप्ट समझाऊंगा।